नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज इजराइल से बहुत ही बड़ी खबर के साथ। हमास ने उत्तरी इजराइल की तरफ 100 रॉकेट से हमला कर दिया। वहीं इजराइल की सरकार और इजराइल की डिफेंस फोर्स के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल की सेना गाजा में घुसने की इजाजत मांग रही है, तो दूसरी तरफ बाइडेन के दबाव के चलते अभी तक इजराइल की वॉर कैबिनेट कोई फैसला नहीं ले पाई। वहीं गाजा में अब तक 5000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल की बमबारी ने एक ही दिन में, बस एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। गाजा पर कयामत टूटी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोग एयर स्ट्राइक में मर गए हैं। गाजा की गली गली में लाशें बिछी हुई हैं। क्या हुआ है गाजा के अंदर जो पूरी दुनिया सिहर उठी है? तस्वीरों के साथ विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही रस्साकशी की। गाजा के अंदर किमशुफ इलाके में हुई खूनी झड़प को लेकर फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा किया है कि इजराइल का 75 करोड़ का एक मरकबा टैंक फोड़ दिया गया है और इजराइल का एक जवान भी मारा गया है। गाजा के अंदर घुसते ही इस खूनी झड़प में इजराइल को हुए नुकसान ने बाइडेन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट हर दिन एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे हैं और इसके बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन राष्ट्रपति जो बाइडेन को पूरी रिपोर्ट देते हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स को अपनी विशेष सलाह भी दे रहे हैं। इन सब बातों का जिक्र करते हुए इजराइल की मीडिया में यह खबर छपी है कि सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर इजराइल को सलाह दी है कि वो गाजा में घुसने से पहले पुख्ता तैयारी कर लें। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत भी लगातार जारी है। इजराइल के अंदर कुछ अजीब सी भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ये कह रहे हैं कि गाजा के अंदर सेना को घुसने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमास को ज्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल की वॉर कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विपक्ष के नेता लैपिड शामिल हैं, शायद अभी भी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि बाइडेन का संकेत है कि अभी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। एक रिपोर्टर ने बाइडेन से इस पर सवाल पूछा तो बाइडेन ने कहा कि वो इस विषय पर इजराइल से बात कर रहे हैं। Are you encouraging the Israelis to delay invasion? दरअसल अमेरिका और फ्रांस जैसे देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा के अंदर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करे। दरअसल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और बाइडेन चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हो, और अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि पहले बंधकों की रिहाई हो, फिर गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर्जी हलेवी को लगता है कि इस तरह बॉर्डर पर लाखों सैनिकों को असमंजस की स्थिति में खड़ा नहीं रखा जा सकता। इसलिए हर्जी हलेवी ने यहां तक भी कहा है कि गाजा पर कब्जा हम कर लेंगे, हालांकि हमें इसके लिए अपने सैनिकों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के अखबारों में दावा किया जा रहा है कि बाइडेन गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने से इजराइल को रोक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए अपील कर रहे हैं।
दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल का समर्थन करने के लिए तेल अवीव पहुंच गए हैं। मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके धमकी भी दी थी कि अगर लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने युद्ध की गलती की तो इसके लिए ईरान को ही जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल फ्रांस के लोग भी गाजा में बंधक हैं और इसलिए मैक्रों भी अपने देश के अंदर राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बंधकों के मुद्दे पर किसी भी दबाव में नहीं आ रहे हैं। हमास ने कल इजराइल के 2 नागरिक रेड क्रॉस को सौंप दिए। इन रिहा किए गए नागरिकों को तेल अवीव लाया गया है और इनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल की सरकार ने हमास के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है। यानी बंधकों के मुद्दे पर इजराइल की सरकार हमास से कोई वार्ता नहीं कर रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ इसलिए इजराइल के बंधकों को रिहा कर रहा है ताकि दुनिया से इजराइल पर बातचीत का दबाव बढ़े और एयर स्ट्राइक बंद हो। दूसरी तरफ इजराइल हमास से कोई भी बातचीत को तैयार नहीं है। इस वक्त इजराइल के सर पर बदले का खून सवार है। गाजा की हालत फिलहाल ये है कि एक दिन में 400 से ज्यादा लोग पहली बार एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 42% गाजा बर्बाद हो गया है। 1,40,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यानी यहां पर रहने से पहले मरम्मत जरूरी है। वहीं 15,000 फ्लैट्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। गाजा के अंदर खून खराबा जारी है। फिलिस्तीन के अरबी भाषा के अखबार आंसुओं से भीगी हुई रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गाजा में जिस तरह की तबाही जारी है, ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि वो हजारों टन हथियार भेजकर सिर्फ और सिर्फ नरसंहार में मददगार बन रहा है। آمریکا در 2 هفته گذشته نشان داده و ثابت کرده با ارسال دهها و صدها و هزاران محموله سلاح و حمایت تمام عیار از رژیم صهیونیستی در حال تشدید شدت دامنه نبرد در غزه و در کرانه و بر روی زنان و کودکان و غیر نظامیان فلسطین هست. لذا من مایلم از این تریبون آقای بایدن رو خطاب قرار بدم و بگم آقای بایدن ریاکاری رو متوقف کنید. कई फिलिस्तीनी अखबारों ने दावा किया है कि गाजा के अंदर अब तक के युद्ध में 70वें दिन तक 15,000 से ज्यादा लोग घायल हैं, 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 2,000 से ज्यादा बच्चे हैं और 1,100 से ज्यादा महिलाएं हैं। इजराइल गाजा पर MK-84 बम बरसा रहा है जो 365 मीटर तक सब कुछ खत्म कर देता है और एक बड़े आग के गोले के साथ जमीन पर फटता है। गाजा की इस तबाही ने पूरी दुनिया को रुला दिया है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किस पर तय होगी? हमास पर, जिसने युद्ध शुरू किया, या फिर इजराइल पर, जो इसे आतंकियों पर बदले की कार्रवाई बता रहा है? We were hosting our relatives from Gaza and the northern cities from Sagala family. They were sheltering at our home because we thought that our area would be the safest, but apparently it's not. Apparently it's not the safe. There is no safe in Gaza Strip. We are bombing everywhere. So we were hosting them, our relatives. We had maybe more than 100 persons. दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के सामने गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रफा क्रॉसिंग से जो राहत सामग्री आ रही है वो अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि हर किसी को राहत पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा गाजा के लोगों के लिए हर दिन कम से कम 100 ट्रक राहत चाहिए। संयुक्त राष्ट्र दुनिया से मदद की अपील कर रहा है। Right now, our biggest challenge is the supply of humanitarian aid. Effectively, we're running out of stocks of water, food, medicines. We are running out of the basics, commodities that we need to serve the population. So what's really now critical is a sustained pipeline of supplies from Egypt into Gaza. That has been a very, very difficult negotiation over a long period. My call
is that aid needs to flow. Yes, late last night we got the second convoy in of around 14 trucks. That brings to 34 trucks what we've brought in over 2 days. We need hundreds of trucks coming into Gaza to meet the needs of the population here. अब गाजा का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स कब घुसने वाली है। अमेरिका अभी कुछ और वक्त चाहता है ताकि वेस्ट एशिया में मौजूद अपनी मिलिट्री बेस की सुरक्षा को बढ़ा सके। इराक के बाद अब सीरिया में भी अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। इन हमलों ने अमेरिका को मुश्किल में डाला हुआ है और वो जानता है कि जब इजराइल गाजा में घुसेगा तो वेस्ट एशिया के अरब मुल्कों में आग जरूर लगेगी। इजराइल के लिए गाजा का ग्राउंड ऑपरेशन अब मुश्किल हो गया क्योंकि उसका सबसे बेहतरीन टैंक मार्कवा हमास के टारगेट पर है, यानी कि निशाने पर। मार्कवा इजराइल की शान माना जाता है, लेकिन हमास के कुछ हमलों में ही ये टैंक कबाड़ साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल का ऑपरेशन हमास अब आखिर कैसे पूरा होने वाला है। इजराइल अगर गाजा में घुस गया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये बात नेतन्याहू को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये बात इजराइल की फौज को बड़ा झटका दे सकती है। इस वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत हैरान है। ये इजराइल का सबसे शानदार टैंक मरकावा है जो अब हमास और हिजबुल्लाह के टारगेट पर आ चुका है। किसी भी ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इजराइल को 3 चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। लेकिन जिस तरह से मरकावा टैंक की तबाही के वीडियो सामने आए हैं उसने इजराइल की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेतन्याहू को चिंता में डाल दिया है कि जिस टैंक के बलबूते वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हमास के लड़ाकों को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, वो खुद हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गया है। पहले देखिए हमास ने किस तरह इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। ये एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन पर लटकता हुआ एंटी टैंक रॉकेट है। ये ड्रोन इस आरपीजी के रॉकेट को ऊपर से टैंक पर गिरा देता है और फिर होता है ऐसा धमाका जिससे टैंक का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। एक बार फिर देखिए। कि कैसे यह हमला किया जाता है। बेहद सस्ते क्वाडकॉप्टर से एक 35 करोड़ रुपए का टैंक पर कामयाब हमला किया जा सकता है। हमास ने दिखाया है कि उसके क्वाडकॉप्टर गाजा के आसपास ऐसे रॉकेट लेकर मंडरा रहे हैं। इस तस्वीर में 3 क्वाडकॉप्टर हैं और तीनों पर आरपीजी रॉकेट लटके हुए हैं। अब देखिए हिजबुल्लाह कैसे चुन चुन कर इजराइल के मरकावा टैंक को फोड़ रहा है। ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि इजराइल का महान मरकावा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4।
वीडियो नंबर 5। ये वीडियो किसी भी टैंक पावर का हौसला तोड़ सकते हैं। ऐसे हर वीडियो में फायर होने वाले मिसाइल टैंक क्रू को अपना टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकती है। इजराइल के टैंक को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह 3 तरह के एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है कॉर्नेट, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकूस, रेंज 5 किलोमीटर। यह भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह और हमास मरकावा टैंक को निशाना बना रहे हैं। हालांकि एंटी टैंक मिसाइल से बचने के लिए मरकावा में ट्रॉफी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ऐसा सिस्टम आज दुनिया का हर टैंक कमांडर अपने टैंक पर देखना चाहता है। ट्रॉफी एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो टैंक पर हमला करने वाली मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराता है। ये एक तरह का रडार है जो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है और फिर टैंक में क्लोज इन वेपन सिस्टम उस मिसाइल पर गोली बरसा देता है, जिससे वो मिसाइल रास्ते में ही तबाह हो जाती है। ऐसा ही सिस्टम अमेरिका के अब्राम्स टैंक पर भी लगाया गया है और ये टैंक बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब ये वीडियो देखिए। इजराइल के मरकावा टैंक पर हिजबुल्लाह एक साथ 2 कॉर्नेट मिसाइलें फायर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्कोवा में लगा ट्रॉफी सिस्टम एक मिसाइल को ट्रैक करने और उसे हवा में ही मार गिराने के बाद दूसरे हमले के लिए तैयार होने में वक्त लगाता है। टैंक में लगे ट्रॉफी सिस्टम को रीलोड करने में 2 सेकंड का वक्त लगता है। यही बात हिजबुल्लाह को पता चल गई और उसने 2 मिसाइलों को एक साथ फायर करने की रणनीति बनाई। जब तक ट्रॉफी सिस्टम रीलोड होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दूसरी मिसाइल सीधे टैंक को हिट करती है। उसके बाद जो होता है उसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर खुद लगा सकते हैं। अभी तक हमास पे जो हमला इजराइल ने किया है वो ज्यादातर हवाई बमबारी की है, जिसकी वजह से गाजा की ज्यादातर इमारतें तबाह हुई हैं और लोगों की जान गई है। लेकिन इजराइल का असल मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसका कब्जा होगा। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल को यह करने में कितना वक्त लगेगा, आखिर इजराइल की ताकत क्या है और गाजा पर कब्जा करने में इजराइल कितना समय लेगा। हमास और हिजबुल्लाह अब मिसाइल के साथ ही ड्रोन से भी इजराइल के टैंक को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि हमास ने अब अपने जवारी ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। हमास एक के बाद एक कई ड्रोन को लॉन्च करता है। ड्रोन लॉन्चिंग का वीडियो कहां का है इसकी जानकारी नहीं है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने अब अपना सबसे खतरनाक खौफनाक बॉम्ब तैयार कर लिया। ये एक ऐसा बॉम्ब है जो जमीन के 60 मीटर अंदर जाकर जोरदार धमाका करता है। दुनिया इसे बंकर बस्टर के नाम से भी जानती है। नेतन्याहू अब इसी बॉम्ब से हमास की सुरंग वाला नेटवर्क तबाह करना चाहते हैं। हमास की सुरंग ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है। इन्हीं सुरंगों में ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं। इस सुरंगों के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ही हमास इजराइल की सेना को घेर कर मारना चाहता है। सवाल है कि ऐसे में इजराइल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है? तो जवाब है BBB यानी बंकर बस्ट बम। यह ऐसा बम होता है जो बंकर को भेद कर फटता है। यह गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालता है।
ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है बंकर बस्टर बम। इजराइल के पास इस वक्त 3 तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं जो हमास की सुरंग को तबाह कर सकते हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। इजराइल की एयरफोर्स इस वक्त गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इसमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जो हमास की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 5000 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं, जबकि इजराइल की बमबारी में 2000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। दरअसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छिपी हुई है और यही नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लिहाजा इजराइल की एयरफोर्स ने अब ज्यादा से ज्यादा बंकर बस्टर बम फायर करने का फैसला किया है ताकि हमास की सुरंग को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि जो बम 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए में आता है उसको कहां इस्तेमाल किया जाए। इतना महंगा बम और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 500 किलोमीटर का नेटवर्क। हमास की सुरंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो पहले ही पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। वैसे हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इजराइल की एयरफोर्स 3 तरह के बम इस्तेमाल कर सकती है और नेतन्याहू के ऑर्डर पर यह कोशिश लगातार कर भी रही है। इजराइल हमास की जंग दिन बर दिन और ज्यादा भीषण होती चल रही है। 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त इस जंग को अब तक बीत चुका है। हमास पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर उसने चढ़ाई की, लेकिन इजराइल के पास भी पूरी तैयारी थी। इजराइल के पास 3 तरह के बड़े बम हैं जिनका जिक्र हम यहां पर करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ये बम कितने शक्तिशाली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम। ये एक ऐसा बम है जो कि 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है और उसके बाद जो धमाका होता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। ये सुनकर कोई भी दुश्मन और गहरी सुरंग यहां पर बनाना चाहेगा तो आप समझिए जो पहला इसके पास जो बम है ये बंकर बस्टर बम है, जो कि पृथ्वी की सतह से अगर बहुत अंदर तक भी कंक्रीट की मोटी परत वहां पर होगी उसको भी नष्ट कर सकता है। तो उसका भी तोड़ यहां पर हाजिर है, क्योंकि इसके अलावा एक और बम है, इसका नाम है GBU-72 जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है। किसी भी दुश्मन की रूह यहां पर कांप जाएगी तो मुमकिन है वो और गहरी सुरंग यहां पर बनाएगा। तो इसका जवाब भी यहां पर है और क्योंकि तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा, यह बम है GBU-57। यह सबसे ज्यादा ताकतवर बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचा सकता है, यानी कि जमीन के 60 मीटर गहराई में छुपना भी मौत से यहां पर नहीं बच पाएगा। तो ये 3 बड़े बम का जिक्र हमने यहां पर किया जो इस वक्त इजराइल के पास मौजूद है, जिसकी वजह से हमास सीधे तौर पर कभी भी हमला नहीं करता है इजराइल पर। और ऐसे में देखिए कितने ज्यादा शक्तिशाली ये बम है, बंकर बस्टर बम इनको कहा जाता है। इन 3 बमों का जिक्र हमने यहां पर किया। पृथ्वी की सतह से कितना भी अंदर क्यों ना हो, कितनी भी गहराई पर क्यों ना हो, लेकिन ये उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है, टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोटक फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छिपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो वो मारा जाएगा। लेकिन इजराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी हैं जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। गाजा में चाहे ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें ढाही जा रही हैं, रिहायशी इलाके पूरी तरह मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके हैं, वहां जमीन के नीचे हमास का जाल ऐसा फैला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने छुड़ाने जैसा होगा। गाजा के इस मैप पर आप हमास का टनल नेटवर्क देख सकते हैं। गाजा के अंदर ये नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जाता है और कई जगह ये सुरंग
500 फीट की गहराई में है, यानी सतह से करीब 150 मीटर नीचे। ये इतनी गहराई है जहां पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता। इसलिए नेतन्याहू को सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजेंस चाहिए होगी, और ये काम मोसाद ही कर सकता है। इजराइल की सैटेलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क को पता करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल इजराइल के सामने गाजा के अंदर हमास सबसे बड़ा दुश्मन है, तो गाजा के बाहर हिजबुल्लाह ताक लगाए बैठा है कि कब इजराइल पर हमला किया जाए। यही वजह है कि इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त ऐसी आग लगी हुई है जो पूरे पश्चिम एशिया को अपनी जद में ले सकती है। हालांकि इस वक्त हिजबुल्लाह की रणनीति को लेकर इजराइल थोड़ा हैरान है। इजराइल के ठिकानों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई हुई तो हिजबुल्लाह के 24 लड़ाके मारे गए। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अब खामोश रहने का फैसला किया है, और यह भी रिपोर्ट है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह ने तय किया है कि कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल इसे ईरान की तरफ से आ रहे बड़े तूफान के तौर पर देख रहे हैं, ऐसा तूफान जिसमें हिजबुल्लाह अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इससे पहले हिजबुल्लाह कई वीडियो जारी कर चुका है जिसमें यह मैसेज दिया गया है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इजराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्लाह का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। हिजबुल्लाह ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इजराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इजराइल पर चढ़ाई कर देगा। इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है। इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इजराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ से इजराइल से हमला बोल देगा। एक हफ्ता बहुत खूनी बीता, लेकिन अब जैसे इजराइल और लेबनान का बॉर्डर ठंडा नजर आ रहा है, क्या ये वाकई बड़े तूफान से पहले की बड़ी खामोशी है? अगले 2 दिन इस युद्ध में बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि गाजा में 5000 मौतों के बाद गुस्सा तो पूरे पश्चिम एशिया में भड़क चुका है।